हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लिविंग इन द हार्ट ऑफ टोक्यो, चैप्टर 36। आज तुम मेरे हो। क्योसुके के अपार्टमेंट में यामाउची सकुरा क्योसुके के बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी और उन तस्वीरों को देख रही थी जो उसने अभी अभी जेआर यामानोते लाइन पर कुछ गुंडों के साथ ली थी। क्योसुके, तुम्हारा चेहरा कितना मजेदार है। सकुरा अचानक खिलखिला उठी, अपना पेट पकड़कर बिस्तर पर अपनी पतली टांगों को चंचलता से उछालने लगी। अरे तुम, बेहतर होगा कि तुम उन्हें हटा दो। क्योसुके रसोई में अपना रात का खाना और सकुरा का देर रात का नाश्ता तैयार कर रहा था। उसके खाने में पेंसियर किया हुआ बीफ चावल के साथ था, जबकि सकुरा के व्यंजन में पपीता और स्नो फ्रॉग, हिम मेंढक, था, जो पेट को पोषण देने और पाचन में सहायता करने वाला संयोजन था। उसका फ्रिज सकुरा के सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थों से भरा हुआ था। चाहे वह शकरकंद हो या पपीता, वह हमेशा उन्हें तैयार रखता था ताकि उसके किसी भी अचानक आने के लिए तैयार रहे। स्नो फ्रॉग के लिए उसने विशेष रूप से सूखे सामान के एक दुकानदार से उसे ढूंढने के लिए कहा था। इस समय पपीते और स्नो फ्रॉग से भरा भाप का बर्तन एक स्वादिष्ट सुगंध छोड़ रहा था। क्योसुके, मुझे लगता है कि कुछ स्वादिष्ट महक आ रही है। क्या यह तैयार है? सकुरा, शहद की ओर खींची जाने वाली छोटी मधुमक्खी की तरह, अपनी नाक सिकोड़कर सुगंध का पीछा करते हुए रसोई में पहुंची। यह परिचित महक। सकुरा ने खुशबू का आनंद लेते हुए गहरी सांस ली। अरे सकुरा, ध्यान दो। तुम अभी एक अकेले आदमी के अपार्टमेंट में हो। यह खतरनाक है। क्योसुके, क्या तुम यह कह रहे हो? सकुरा शरारती ढंग से खिलखिला उठी और चुपचाप क्योसुके के पीछे से उसके पास पहुंची। उसकी मुलायम भुजाएं उसकी कमर के चारों ओर लिपटी और उसके हाथ उसके पेट पर टिके थे। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ अकेले होना। क्या क्योसुके भी बुरे विचार सोचने लगा है? सकुरा ने क्योसुके की मांसपेशियों में तनाव और उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस किया। अपने होंठ उसके कान के पास लाकर उसने फुसफुसाते हुए धीमी, मोटी आवाज में कहा, जो उसकी सामान्य चुलबुली आवाज नहीं थी। सकुरा। क्योसुके के मुंह से एक सूखी आवाज निकली। सकुरा ने अपना सिर ऊपर उठाया और क्योसुके के कंठ, एडम्स एप्पल, की हरकत को साफ साफ देख सकी। हाँ, लगता है क्योसुके भी मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। उन बिल्ली चोरों को भूल जाओ, क्योसुके मेरा है। यहां मुसीबत मत खड़ी करो। क्योसुके ने तुरंत अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसके पेट में गुदगुदी की। उसकी उंगलियां कुशलता से संवेदनशील जगह को ढूंढ रही थी। हे क्योसुके, यह धोखा है। तुम उस चाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन वर्षों में क्योसुके को बहुत पहले ही पता चल गया था कि सकुरा को कहाँ गुदगुदी होती है। वह आंखें बंद करके भी उस जगह को बता सकता था। मुझे माफ कर दो। चलो खाते हैं। सकुरा हंसते हंसते आंखों के कोनों में आंसू लिए रहम की भीख मांगने लगी। क्योसुके सच में कितना बड़ा बेवकूफ था, एक खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। जाओ और नीची मेज साफ करो। क्योसुके ने उसे छोड़ दिया और खाना परोसना शुरू कर दिया। सकुरा पहले ही कॉफी टेबल पर गड़बड़ी कर चुकी थी। जैसे ही वह कमरे में घुसी थी, वह अचानक निरीक्षण करने की चिल्ला रही थी और एक हमसटर की तरह हर चीज में छानबीन करना शुरू कर दिया था। आपके आदेश पर दूसरी पीढ़ी के हिंसक फरिश्ते, एक सशस्त्र दानव राजा। सकुरा ने चंचलता से सलाम किया और भाग गई, बस क्योसुके के उसे पकड़ने के प्रयास से बची। बेहतर होगा कि तुम उस उपनाम का जिक्र फिर कभी न करो, ठीक है? क्योसुके ने लाचारी से कहा। असंभव, एक सशस्त्र दानव राजा, कितना शानदार लगता है।
सकुरा में साफ करते हुए हंसी। चलो एक सौदा करते हैं, मेरी माँ को इसके बारे में मत बताना। ओवन मिट पहने हुए क्योसुके पपीते और स्नो फ्रॉग के व्यंजन को लेकर आया, लेकिन उसे मेज पर नहीं रखा। इसके बजाय उसने सकुरा को चिढ़ाते हुए उसे अपने हाथ में पकड़े रखा। उफ! सकुरा ने उसके हाथों में धीमी आंच पर पक रहे पपीते और स्नो फ्रॉग के कटोरे को घूरा, अपनी उंगलियों से धीरे से अपनी गाल थपथपाई और एक परेशान अभिव्यक्ति बनाई। क्योसुके, तुम बहुत निर्दयी हो। तुम्हें पता है कि मैं मिकी चाची के बनाए खाने के लिए मना नहीं कर सकती। सकुरा ने सोचना छोड़ दिया और अपनी बड़ी, चमकदार आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी सुनहरी पुतलियां मासूमियत से भरी थी। हाँ, क्योसुके ने लाचारी से आह भरी। जब भी सकुरा वह चेहरा बनाती थी, वह ठीक से सोच नहीं पाता था। वह बिना शर्त उसकी हर बात मान लेता था। यह अभी भी गर्म है। खाने से पहले इसे थोड़ा ठंडा होने दो। क्योसुके ने कटोरे को एक कोस्टर पर रखा, ढक्कन खोला और अंदर एक चम्मच रख दिया। क्योसुके, मैं इसे अभी खाना चाहती हूँ। क्या तुम इसे मेरे लिए फूंक मारकर ठंडा कर सकते हो? लेकिन मैंने अभी तक पंखा नहीं खरीदा है। क्योसुके ने अपना सिर खुजलाया। सकुरा कभी भी ऐसी नहीं थी जो अपने खाने के ठंडा होने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सके। पहले वह उसके खाने को तेजी से ठंडा करने के लिए एक छोटे पंखे का इस्तेमाल करता था। तो बस अपने मुंह से फूंक मारो। तुम सभी गुंडों के बॉस हो। तुम्हें उन जोरदार भाषणों के लिए अपनी फेफड़ों की क्षमता का अभ्यास करना चाहिए। सकुरा ने गंभीरता से कहा, उसे एक ऐसी नजर दी जो स्पष्ट रूप से कह रही थी, तुम अब तक के सबसे बुरे गुंडे बॉस हो। अगर मेरी लार इसमें चली गई तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। क्योसुके भी बैठ गया, पपीते और स्नो फ्रॉग का एक चम्मच भरा, उस पर फूंक मारी और उसे सकुरा को खिलाया। आह! सकुरा उसके बाईं और बैठी और अपना मुंह खोला, एक प्यारी सी आवाज निकाली। उसके गुलाबी होठों को धीरे धीरे खुलते हुए देखकर क्योसुके को लगा कि उसका गला सूख गया है। उसने अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया और अंत में चम्मच उसके मुंह में डाला। हम्म! सकुरा ने आनंद में गुनगुनाया, बाद में अपने होंठ चाटे। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए, जल्दी करो, क्योसुके। क्योसुके ज्यादा कुछ नहीं कह सका, इसलिए उसने एक और चम्मच भरा, उस पर फूंक मारी और उसे खिला दिया। उसे कुछ और चम्मच खिलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि अभी भी उसके खाने के लिए पर्याप्त बचा है, इसलिए उसने आखिरकार रोक दिया। क्योसुके, तुम क्यों रुक गए? सकुरा ने शिकायत की। मैंने अभी तक अपना रात का खाना नहीं खाया है। मैं भूखा हूँ। क्योसुके ने पैंसियर किए गए बीफ को टुकड़ों में कटा हुआ अपनी प्लेट में रखा। शुक्र है यह पैन में ही छोड़ दिया गया था और अवशिष्ट गर्मी ने इसे गर्म रखा। क्या तुमने अभी तक नहीं खाया? जब सकुरा ने यह सुना तो उसे तुरंत अपराधबोध महसूस हुआ। अगर उसे पता होता तो वह उसे पहले घूमने के लिए बाहर नहीं खींचती। क्योसुके के प्रभाव में वह ऐसी व्यक्ति बन गई थी जो स्वास्थ्य और पोषण की परवाह करती थी। ठीक है, कसरत के बाद खाने का स्वाद और भी अच्छा लगता है। सकुरा के चेहरे पर अपराधबोध देखकर क्योसुके समझ गया कि वह क्या सोच रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका नरम छोटा चेहरा चिकोटी काट ली। एक सशस्त्र दानव राजा, मुझे अब तुम्हें खिलाने दो। सकुरा फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई, क्योसुके की तरफ खिसक गई और प्राचीन काल की एक सेविका लड़की की तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हुए उसकी बाह से चिपक गई। क्योसुके ने छत की ओर देखा। वह जानता था कि अगर उसने नीचे देखा तो उसे तुरंत उसके कॉलर के नीचे के प्यारे नज़ारे की एक झलक मिल जाएगी। इस लड़की की भावनाएं समुद्र के मौसम की तरह थी, एक छोटी शैतान की तरह अप्रत्याशित और यातना देने वाली। जरूरत नहीं है।
बस मेरे पास रहो। यह मेरे लिए काफी मदद है। सकुरा ने मुंह फुलाया लेकिन आज्ञाकारी रूप से क्योसुके की बात छोड़ दी। हालांकि वे अभी भी एक दूसरे के बहुत करीब थे। जैसे ही क्योसुके खा रहा था, सकुरा ने रिमोट पकड़ा और चैनल बदलना शुरू कर दिया। क्योसुके, धूमकेतु। वह कल रात आ रहा है। सकुरा ने उत्साह से अपने कंधे से क्योसुके को गुदगुदी की, टीवी की ओर इशारा करते हुए। खबरों में उस धूमकेतु की तस्वीरें दिखाई जा रही थी जो कल पृथ्वी के पास से गुजरेगा। धूमकेतु की खूबसूरत तस्वीरों को देखकर सकुरा ने आह भरी। मैंने आज तो छुट्टी ले ली, लेकिन शिक्षक कल निश्चित रूप से मंजूरी नहीं देंगे। धत, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ धूमकेतु देखना चाहती हूँ, क्योसुके। क्योसुके ने खाना बंद कर दिया और स्क्रीन पर खूबसूरत धूमकेतु को देखा। उसके दिल में एक अकथनीय धड़कन महसूस हुई। दुर्भाग्य से वह जितना भी सोचता रहा, वह उस भावना के स्रोत का पता नहीं लगा सका। चैप्टर 37, भागने की सोचना भी मत। रात के खाने के बाद सकुरा ने बर्तन धोने की पहल की। वैसे क्या मुझे खाना खाने के बाद बर्तन धोने में मदद के लिए किसी नौकर को बुलाना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, यह बहुत अमानवीय है। शायद मुझे उन्हें बदले में खाना देना चाहिए। लेकिन क्या इससे चीजें और जटिल नहीं हो जाएंगी? और जहां तक डिशवॉशर की बात है, क्या आपको सच में लगता है कि जो व्यक्ति फ्रिज के लिए अभी भी पुरानी शैली की दुकानों पर जाता है, वह उनमें से एक खरीदेगा? अलमारी खोलकर क्योसुके ने कुछ अतिरिक्त बिस्तर निकाला। बैठक कक्ष में सोने की व्यवस्था करते हुए उसके विचार भटकने लगे। क्योसुके, तुम क्या कर रहे हो? बर्तन धो रही सकुरा ने उसके कार्यों को देखा और हैरानी से चिल्ला उठी। मैं सोने की जगह बना रहा हूं। क्या हुआ? क्योसुके चौंक कर रुक गया। सकुरा की आवाज सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ अक्षम्य कर दिया हो। तुम बिस्तर क्यों लगा रहे हो? बिस्तर तो यहीं है। सकुरा ने पकड़ी हुई डिश गिरा दी, लापरवाही से अपने हाथ पोंछे और उसके पास आकर उसके पकड़े हुए कंबल छीनने के लिए बढ़ी। आज रात हम एक ही बिस्तर पर सोएंगे। सकुरा ने अपने गाल फुलाए और उसे घूरने लगी। यह संभव नहीं है। क्यों नहीं? हमने तब किया था जब हम छोटे थे, तो अब क्यों नहीं कर सकते? सकुरा की आंखों में आंसू चमकने लगे। क्योसुके को सिरदर्द होने लगा। जिस क्षण सकुरा ने कहा कि वह रुकेगी, उसे लगा था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सकुरा। मैं तुम्हें इस सप्ताहांत केबुकुरु में उस प्रसिद्ध सुशी जगह पर ले चलूंगा, उसने एक बच्चे की तरह उसे फुसलाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटी सुअर हूं जिसे बस खाना चाहिए? सकुरा अपनी बात पर अड़ी रही। जब भोजन की बात आती थी, तो क्योसुके से पहले कुछ खास नहीं आता था। हम अब बच्चे नहीं हैं, सकुरा। हाँ, हम बड़े हो गए हैं। क्योसुके, अब तो तुम्हें कोई पसंद भी है। तुम अब वह क्योसुके नहीं रहे जो सिर्फ मेरे प्रति दयालु होता था। सकुरा ने कंबल फर्श पर गिरा दिए और अपनी छोटी हथेलियों को अपनी छाती पर दबाया। अपनी बड़ी, आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति दुख से भरी हुई थी, जैसे किसी पति द्वारा त्यागी गई पत्नी हो। ठीक है, मैं समझ गया। हम साथ सोएंगे। तुम्हारा पजामा बिस्तर के पास वाली स्टोरेज कैबिनेट में है। जाओ और बदल लो। क्योसुके ने सकुरा को देखकर आह भरी। वह कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भले ही वह जानता था कि यह सब एक नाटक था, वह उसके दयनीय रूप का विरोध नहीं कर सका। वाह! सकुरा का चेहरा तुरंत खिल उठा क्योंकि वह उछल पड़ी, अपनी पतली उंगलियों से जीत का संकेत बनाया। बाकी बर्तन अब तुम धोगे, क्योसुके। मैं पहले स्नान करने जा रही हूँ। यह कहकर सकुरा बिस्तर की ओर भागी, अपना पजामा पकड़ा और खुशी खुशी बाथरूम में चली गई। क्योसुके ने बर्तन धोना खत्म किया और टीवी देखने के लिए सोफे पर बैठ गया।
क्योसुके, सकुरा की आवाज बाथरूम से बाहर आई। दरवाजे ने उसके शब्दों को थोड़ा दबा दिया। क्या है? क्योसुके मुड़ा नहीं। उसके अपार्टमेंट का बाथरूम और शावर अलग अलग थे, और चूंकि यह एक अकेले व्यक्ति का अपार्टमेंट था, बाथरूम का दरवाजा पाले से बना ग्लास था, बस इतना कि पानी के छींटे न पड़े। जैसे ही वह मुड़ता, वह किसी विचलित करने वाली चीज के सामने होता। क्योसुके, क्या तुम झांक रहे हो? सकुरा की आवाज एक चंचल हंसी के साथ आई, आत्मविश्वास से भरी हुई। मैं नहीं हूं, क्योसुके ने लापरवाही से इनकार किया, जबकि अपनी सूखी गर्दन को शांत करने की कोशिश करते हुए नीची मेज से जौ की चाय का एक बड़ा घूंट लिया। ओह! क्या तुम देखना नहीं चाहते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और मैं उस कारण से पपीते के व्यंजन नहीं बना रहा हूं, ठीक है? मैं लड़का क्यों नहीं हो सकती? तब मेरे पास मेरे जैसी एक प्यारी प्रेमिका हो सकती थी। भले ही तुम एक लड़के होते, तुम शायद इसे संभव कर सकती थी। क्योसुके, तुम किस तरह की बकवास सोच रहे हो? मैं मिकी को चाची को बता दूंगी। क्योसुके ने सकुरा के चंचल आरोप पर आंखें घुमाईं और कोई जवाब नहीं दिया, टीवी की ओर वापस मुड़ गया। बाथरूम के अंदर सकुरा शांत हो गई। समय बीता और क्योसुके टीवी देखते देखते थोड़ा ऊब गया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब सकुरा ने अपना स्नान समाप्त किया, तो वह बाहर आई और क्योसुके को सोते हुए देखा। वह दबे पांव धीरे से उसके पास गई, अपनी बाह उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटी और अपनी हथेली उसकी छाती पर रखी। फिर उसने अपनी ठोड़ी उसके सिर पर टिकाई और धीरे से उस पर लेट गई। क्योसुके, अपने सिर पर वजन महसूस करते हुए, तुरंत अपनी आंखें नहीं खोलीं। एक मीठी सुगंध, चाहे वह सकुरा की महक हो या उसके स्नान के साबुन की, उसके नाक से टकराई। सकुरा के छोटे हाथ ने शरारती ढंग से उसकी ठोस छाती की मांसपेशियों को सहलाया। उसने अपनी ठोड़ी उसके सिर से हटाई, उसके कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाई। क्योसुके, मैंने कुछ नहीं पहना है। क्योसुके का दिमाग ज्वलंत, खतरनाक विचारों से भर गया। सकुरा की ताज़ी नहाई हुई त्वचा, गर्मी बिखेरती हुई, उसकी हर नस को प्रभावित कर रही थी। मैं स्नान करने जा रहा हूं। क्योसुके उछलकर सीधा हो गया, बाथरूम की ओर भागा। सोफे पर अकेली छोड़ी गई सकुरा खिलखिलाई, उसकी हंसी हवा में बजती घंटी जैसी थी। जब क्योसुके बाथरूम से बाहर निकला, तो उसने देखा कि सकुरा ने सारी लाइटें बंद कर दी थी। बालकनी पर लगे 3 परतों के पर्दे पूरी तरह से नहीं खींचे गए थे, जिससे चांदनी की एक पतली सी किरण अंदर आ रही थी। मंद रोशनी का उपयोग करते हुए क्योसुके बिस्तर की ओर गया। सकुरा पहले ही लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं। उसके प्यारे चेहरे को देखते हुए, जो अभी भी स्नान से लाल था, वह धीरे से मुस्कुराया और उसके खुले कंधे पर कंबल खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर वह सोफे पर सोने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, एक गर्म हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। भागने की सोचना भी मत, क्योसुके। मुड़कर देखा तो सकुरा खुली आंखों से उसे देख रही थी, उसका शरीर उसकी ओर मुड़ा हुआ था। कोई और विकल्प न देखकर क्योसुके बिस्तर पर चढ़ गया। शुभ रात्रि, सकुरा। वह यथासंभव बिस्तर के किनारे के करीब लेट गया। सकुरा को जितना हो सके उतनी जगह देने की कोशिश कर रहा था, दूरी बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सकुरा के शरीर की परिचित मीठी सुगंध हवा में भर गई, और अब वह निश्चित था, खुशबू साबुन से नहीं थी। यह उसकी त्वचा की महक थी। पूरा बिस्तर उसकी गर्मी में लिपटा हुआ लग रहा था। कंबल के नीचे सकुरा ने धीरे से अपना छोटा हाथ बढ़ाया, अपनी उंगली क्योसुके की बाह पर फेर रही थी। अचानक क्योसुके लुढ़क गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सकुरा जम गई, उसका छोटा चेहरा सुर्ख लाल हो गया, सदमे से पूरी तरह से शांत। उसने पहले उसे चिढ़ाया होगा, लेकिन सच में प्यार के मामले में उन दोनों को ज्यादा अनुभव नहीं था।
वह एक लड़की होने के नाते इस तरह की चीजों में अधिक कुशल थी, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि क्योसुके हमेशा निष्क्रिय रहता था। अब स्क्रिप्ट को इस तरह नहीं चलना था। उसे लगातार चिढ़ाना था जब तक कि वह अंत में हार न मान ले। क्योसुके के शरीर की गर्मी महसूस करते हुए सकुरा ने धीरे से अपने हाथ उसकी छाती पर रखे। क्योसुके, हम ही हैं जो एक दूसरे को तरस रहे हैं, है ना? सकुरा का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया और फिर वह संतुष्टि से मुस्कुराई, अपना सिर क्योसुके की छाती पर टिकाया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जहां तक क्योसुके की बात है, भले ही उसका पहले का कार्य साहसी लगा, अब वह अजीब महसूस कर रहा था। चैप्टर 38। एक खूबसूरत दिन की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की की बाहों में जागने से होती है। गुरुवार को होजो क्योसुके सामान्य से 1 घंटा पहले जाग गया। यामाउची सकुरा के हिलने डुलने से पहले ही वह नाश्ता तैयार कर चुका था। अगर वह अकेला होता तो वह इसे छोड़ देता, लेकिन सकुरा के लिए उसने कुछ खास बनाने का प्रयास किया। आलसी स्वर, उठो, उसने धीरे से उसकी छोटी नाक को चिकोटी काटते हुए कहा। शुभ प्रभात क्योसुके, सकुरा बड़बड़ाई, बैठते हुए अपनी नींद भरी आंखें मल रही थी। वह खुलकर मुस्कुराई, उसकी बड़ी कमीज उसके कंधे से खिसक गई, जिससे उसकी गोरी त्वचा दिखाई दी। सुबह की धूप पर्दों से छनकर आ रही थी, उसे सुनहरी रोशनी में नहला रही थी, जिससे क्योसुके को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तुरंत उससे शादी करना चाहता है। जल्दी करो, कपड़े पहनो, नाश्ता तैयार है, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें उससे हटाते हुए कहा और थोड़ा दूध गर्म करने के लिए रसोई की ओर बढ़ गया। आज उसने सकुरा के लिए उबले हुए शकरकंद का केक बनाया, हालांकि एक बदलाव के साथ। उसने चीनी कम कर दी थी और कुछ स्वस्थ सामग्री मिला दी थी। वाह, शकरकंद का केक! मैंने इसे बहुत समय से नहीं खाया। सकुरा नहा धोकर बाहर आते ही खुशी से चिल्लाई। भले ही वह एक ऐसी लड़की थी जिसे सजना संवरना आता था, लेकिन उसने उसे कभी ज्यादा इंतजार नहीं कराया। आखिरकार मेकअप का पूरा उद्देश्य उसके लिए सर्वश्रेष्ठ दिखना था, लेकिन इसके लिए उसे इंतजार कराना, यह बहुत ज्यादा हो जाता। सकुरा का अजीब तर्क, हालांकि क्योसुके को पूरी तरह से उचित लगा और वे दोनों अपने अपने तरीके से एक दूसरे के अनुकूल हो गए। ओह, और मैंने तुम्हारे लिए एक बेंतो लंच बॉक्स पैक कर दिया है। तुम इसे बाद में स्कूल ले जा सकती हो, उसने आगे कहा। क्योसुके न केवल नाश्ता बनाने के लिए जल्दी उठा था, बल्कि सकुरा के लिए स्कूल ले जाने के लिए कुछ स्नैक्स भी तैयार किए थे। उसके अनुसार वहां की कैंटीन एक जेल की तरह थी, जहां एक सुपरवाइजर सुनिश्चित करता था कि लड़कियां ठीक से खाएं। शिष्टाचार में थोड़ी सी भी चूक और उनके अंक काट लिए जाते और उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र दिए जाते। उफ, यह बहुत स्वादिष्ट है। स्कूल का खाना तो इंसानों के खाने लायक भी नहीं होता, सकुरा ने जोरदार ढंग से अतिरंजित किया, जिससे क्योसुके मुस्कुरा दिया। स्कूल का खाना वास्तव में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यह स्वस्थ था। कम से कम उसे सकुरा के आहार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता कि हमें रोज योग क्यों करना पड़ता है। क्या स्कूल सच में हमें स्नातक होने के तुरंत बाद शादी करवाना चाहता है? क्या वे हमें महिला बनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं या क्या? सकुरा ने विलाप किया। अपनी शिकायतों के बावजूद महिला स्कूल में उसका समय अप्रत्याशित रूप से संतोषजनक और मजेदार था। नाश्ते के बाद क्योसुके अपनी रॉकेट 3 पर सकुरा को स्कूल छोड़ने गया और फिर अपने स्कूल के लिए रवाना हुआ। चूंकि उसने कल ही अपने अधीनस्थों से बात कर ली थी, हॉल में सामान्य बॉस अभिवादन दोहराया नहीं गया। कक्षा में पहुंचने पर क्योसुके को लगा कि उसके सहपाठियों की निगाहें पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसके सामने बैठा छात्र हानागाकी ताकेमिची ऐसा लग रहा था जैसे उसे पीटा गया हो। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वह लगातार होजो की ओर देखता रहा। जब उनकी आंखें मिली तो तुरंत नजरें हटा लीं।
दोपहर के भोजन पर क्योसुके अपनी सामान्य जगह छत पर गया। खाने के बाद उसने झपकी नहीं ली, बल्कि रेलिंग के पास बातचीत करने के लिए किसाकी तेत्ता को बुलाया। किसाकी, हानागाकी ताकेमिची और उसके दोस्तों के साथ क्या चल रहा है? क्या उन्हें रैम्पेजिंग एंजल्स ने तंग किया? होजो ने पूछा। हे, वो लोग? वे हमेशा से गुंडे बनना चाहते थे। जब उन्हें रैम्पेजिंग एंजल्स के बारे में पता चला तो उन्होंने अन्य स्कूलों को निशाना बनाने का फैसला किया। किसाकी तेत्ता अंधेरे में हंसा। उसे हानागाकी ताकेमिची का दुर्भाग्य लगभग इतना मजेदार लगा कि वह विरोध नहीं कर सका। किसाकी, क्या तुम इस सबके पीछे के मास्टरमाइंड की तरह हंसना बंद कर सकते हो? क्योसुके ने आह भरी किसाकी को उस चालाक मुस्कुराहट के साथ खुद ही मुस्कुराते हुए देखा। ओह हाँ, उन्होंने शिबुया 3rd जूनियर हाई के पहले साल के छात्रों को निशाना बनाया। हानागाकी के चचेरे भाई को पीटा गया और अब उसे स्कूल के बाद अन्य लोगों से लड़ने जाना पड़ता है। दिखावा करता है कि यह एक लड़ाई है, लेकिन वास्तव में वह बस मार खा रहा है। किसाकी ने फिर से हंसते हुए जारी रखा। किसाकी, मैं समझता हूँ कि तुम हानागाकी के दुर्भाग्य को देखकर आनंद लेते हो, लेकिन क्या तुम कहानी को थोड़ा और पेशेवर तरीके से बता सकते हो? अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं तुम्हें मुक्का मार सकता हूँ, क्योसुके ने किसाकी को घूरते हुए कहा। क्षमा करें, लेकिन तुम क्यों सोचते हो कि मैं हानागाकी ताकेमिची के बुरे भाग्य से खुश हूँ? किसाकी ने अपने चश्मे को ऊपर धकेला, क्योसुके के आरोप पर आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए। मुझे बेवकूफ मत समझो, किसाकी, क्योसुके ने जवाब दिया। उसे एक ऐसी नज़र दी जो कह रही थी कि वह मूर्ख नहीं बना है। मैंने प्रवेश परीक्षा में टॉप किया और तुम्हें 50 अंकों से पीछे छोड़ दिया। तुम और पीछे क्यों नहीं हो, इसका एकमात्र कारण यह है कि परीक्षा में पूरे अंक की सीमा थी। क्योसुके ने किसाकी के कंधे पर थपथपाया, अवसर का लाभ उठाते हुए उसे उस जगह पर नीचे गिराया जहां सबसे ज्यादा दर्द होता था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे साथ क्यों टिके हुए हो, जब तक तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था कि मैं आलसी हूँ, अत्यधिक आलसी, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रखता हूँ। जहाँ तक हानागाकी ताकेमिची के साथ तुम्हारी समस्याओं की बात है, मैं तो यह भी अनुमान लगा सकता हूँ कि यह किसी लड़की के बारे में है। क्या मैं सही हूँ? किसाकी जम गया, उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। क्योसुके की तीखी निगाह के तहत उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से उजागर हो गया है, हर विचार नंगा हो गया है। उफ, किसाकी, मुझे ऐसे देखना बंद करो। यह घिनौना है, क्योसुके ने किसाकी की तीव्र नज़र पर मुंह बनाते हुए टिप्पणी की। लेकिन किसाकी को क्योसुके के चिढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने बॉस के सामने अपनी भावनाओं का थोड़ा और हिस्सा बताने का फैसला किया जो उसे इतनी आसानी से देख लेता था। मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। वह हानागाकी ताकेमिची को पसंद करती है क्योंकि वह जापान में सबसे मजबूत बनने जा रहा है, इसलिए मुझे भी सबसे मजबूत बनना होगा। इस तरह वह मुझे पसंद करेगी, किसाकी ने हानागाकी ताकेमिची को घूरते हुए कहा। हाँ 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 हाँ, क्योसुके हंसी से फूट पड़ा, खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। अरे, तुम सिर्फ इसलिए मेरे प्यार और सपनों का मजाक नहीं उड़ा सकते क्योंकि तुम मेरे बॉस हो, किसाकी ने झल्ला कर कहा। हालांकि वे दोनों इतने करीब हो गए थे कि उसे चिढ़ाने का ज्यादा बुरा नहीं लगा। आखिरकार यह तचिबाना हिनाता का दिल जीतने की उसकी प्रतिभाशाली योजना थी और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। हाँ, माफ करना, लेकिन यह बहुत मजेदार है। क्योसुके पेट पकड़कर हंसा, उसकी पेट की मांसपेशियां हंसी से दुखने लगी। तुमने अपना मजा ले लिया। मैं कुछ समय से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, किसाकी गुर्राया। उसका चेहरा निराशा से लाल हो गया जब वह अचानक क्योसुके पर झपटा, एक चंचल पकड़ में अपनी बाँ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। हाँ, मैं रुकूंगा, क्योसुके और भी जोर से हंसा,
हालांकि अंत में वह खुद को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। चैप्टर 39। आज से मैं एक संबंध परामर्शदाता बनूंगा। किसाकी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई लड़की जापान में सबसे मजबूत गुंडा बनने जैसे महान लक्ष्य की वजह से किसी पर फिदा हो जाएगी? क्या वह नहीं होगी? जापान में सबसे मजबूत गुंडा, इससे ज्यादा शानदार क्या हो सकता है? किसाकी तेत्ता ने यह बात पूरे आत्मविश्वास से कही, क्योसुके के चिढ़ाने वाले लहजे से कुछ हद तक नाराज होते हुए। मैं अब समझा, तुम्हारा एक जंगली पक्ष है ना? इतने लंबे समय तक एक अच्छे छात्र बने रहने के बाद तुम्हें एक अलग दुनिया की चाहत होने लगी है ना? यह किसाकी इस टिप्पणी से अचंभित रह गया। एक पल सोचने के बाद उसे लगा कि क्योसुके सही हो सकता है, लेकिन फिर उसने तुरंत बात पलट दी। तुम भी तो वैसे ही हो, है ना? अरे, कोशिश भी मत करना, किसाकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अगर मैं गुंडा बना हूं तो यह तुम्हारी वजह से है जिसने मुझे इसमें धकेल दिया। मैं एक सही छात्र हूं, अपनी कक्षा में टॉपर हूं, तोदाई टोक्यो विश्वविद्यालय का लक्ष्य बना रहा हूं, कभी क्लास बंक नहीं करता और न ही लड़ता हूं, क्योसुके ने धर्मप्रायण लहजे में कहा। किसाकी ने उसे घूर कर देखा, बहस करना चाहता था लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। यह सच था, क्योसुके को उसी ने गुंडा बनने के लिए मजबूर किया था। जहां तक पढ़ाई की बात है, लगभग पूरे प्रवेश परीक्षा अंकों के साथ वह निश्चित रूप से एक आदर्श छात्र था। किसाकी किसी को कोसना चाहता था लेकिन तय नहीं कर पा रहा था कि किसे, शायद खुद को। लेकिन अगर वह कारण नहीं है तो तचिबाना हिनाता हानागाकी ताकेमिची जैसे किसी व्यक्ति को क्यों पसंद करेगी जिसमें कोई खास गुण नहीं है? क्योसुके ने इस बातचीत में प्रसिद्ध तचिबाना हिनाता का नाम सुनने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि किसाकी और हानागाकी ताकेमिची सब एक साथ थे। धत, किसाकी महिला क्यों नहीं हो सकता था? टीएल नोट, हाँ। शुरुआत से बताओ और मुझे बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि तचिबाना हिनाता उस तरह की चीज के लिए हानागाकी ताकेमिची को पसंद करेगी? क्योसुके ने खुद को अप्रत्याशित रूप से एक संबंध परामर्शदाता के रूप में काम करते हुए पाया। इस जीवन या पिछले जीवन में रोमांस के शून्य अनुभव के साथ वह दुनिया को मनोरंजक पाए बिना नहीं रह सका। तो एक अकेला लड़का दूसरे अकेले लड़के को सलाह देने लगा। एक ने जुनून से बात की जबकि दूसरे ने गंभीरता से सुना। किसाकी को पिछली रात सभा में भाग लेने वाली 3 शीर्षस्तरीय सुंदरियों की याद आई। क्या ऐसा हो सकता है कि क्योसुके लड़कियों को रिझाने का कोई विशेषज्ञ हो? संकोच करने के बाद किसाकी ने जीवन विजेता क्योसुके से सलाह लेने का फैसला किया। मुझे बचपन से ही विलक्षण कहा जाता रहा है। 6ठी कक्षा में मैं तचिबाना हिनाता के साथ उसी कोचिंग सेंटर में था। वह तब मेरी प्रशंसा करती थी और मैं भी उसे पसंद करने लगा। अपनी हाथों से रेलिंग पर झुककर किसाकी ने साफ नीले आकाश को देखा, एक कहानी बताना शुरू किया जो उसके दिल में गहराई से दबी हुई थी जिसे कोई नहीं जानता था। आजकल के बच्चे कितने परिपक्व हैं। 6ठी कक्षा में किसी को पसंद करने की बात कर रही हैं। क्योसुके ने चुपचाप शिकायत की, लेकिन फिर उसे ग्रेजुएशन समारोह से नाओका की याद आई और एक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने की अपनी इच्छा को दबा दिया और सुनना जारी रखा। लेकिन एक शाम कोचिंग के बाद तचिबाना हिनाता को कुछ मिडिल स्कूल के छात्रों ने घेर लिया था और फिर एक बच्चा जो सफेद चादर पहने हुए था आया और उसे बचाया। इस बिंदु पर किसाकी ने जोर से रेलिंग को पीटा। रुको, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्योसुके ने कुछ अजीब देखा। मैंने इसे देखा था, किसाकी हकलाया। तो जब तचिबाना हिनाता उन मिडिल स्कूल के छात्रों से घिरी हुई थी तब तुम क्या कर रहे थे? किसाकी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। क्या तुम डर गए थे? मैं कैसे नहीं डरता?
उस समय मैं बस एक छोटा प्राथमिक छात्र था, हमेशा किताबें पढ़ता रहता था। मिडिल स्कूल के छात्रों के झुंड के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत मुझ में कैसे होती? किसाकी की आवाज कांप रही थी, मानो वह उसी पल में वापस आ गया हो, उसी कमजोर, भयभीत शरीर में। मैं कोने के चारों ओर छिप गया था, पुलिस को बुलाने के बारे में सोच रहा था, मदद के लिए किसी वयस्क को खोजने की कोशिश कर रहा था। मैं क्या कर सकता था? क्या मुझे आगे बढ़कर उस हास्यास्पद नायक की तरह मार खानी चाहिए थी? मिडिल स्कूल के छात्रों के थकने और चले जाने का इंतजार करना चाहिए था? किसाकी ने अपनी आवाज उठाई, जैसे अपने कार्यों का बचाव कर रहा हो या खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हो। फिर क्या हुआ? क्योसुके ने इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया। एक अच्छा संबंध परामर्शदाता जानता है कि कब जोर देना है और कब ढील देनी है। अगले दिन तचिबाना हिनाता कोचिंग आई, उत्साह से मुझे बता रही थी कि एक नायक ने उसे बचाया था। उसे सुनकर, उसकी आंखों में देखते हुए, मुझे पता था वह मुझसे दूर ले ली गई थी। किसाकी की आवाज भावनाओं से भर गई। उस दिन के बाद मैंने हानागाकी ताकेमिची का पीछा करना शुरू कर दिया। रुको, किसाकी, तुम इसमें थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, क्योसुके ने मन ही मन सोचा। मैंने हानागाकी ताकेमिची को कहते सुना, तुम जानते हो, मेरा नायक एक गुंडा है ना? जब मैं मिडिल स्कूल जाऊंगा तो मैं जापान में शीर्ष गुंडा बनूंगा। ठीक वैसे ही जैसे तुमने पहले कहा था, कोई भी लड़की सिर्फ इसलिए किसी लड़के पर क्यों फिदा होगी क्योंकि वह सबसे मजबूत गुंडा बनना चाहता है। उस तरह का गुंडा कभी नायक नहीं हो सकता। उस समय मैंने भी इसे नहीं माना था। लेकिन तचिबाना हिनाता ने सच में हानागाकी ताकेमिची को पसंद किया, वह लड़का जो नंबर 1 गुंडा बनना चाहता था, और उसने उसे अपना नायक माना। इस बिंदु पर किसाकी ने ऊपर देखा, अपने आंसू पोंछे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी मैंने अपना मन बना लिया। मैं जापान का सबसे मजबूत गुंडा बनूंगा। अगर मैं वह हासिल कर लेता हूं, तो मैं निश्चित रूप से तचिबाना हिनाता को वापस जीत लूंगा। हा 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 हा, क्योसुके अब खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं कसम खाता हूं कि इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। किसाकी का चेहरा लाल हो गया और वह क्योसुके पर झपटा, उसे गर्दन से पकड़ लिया। बेशक यह सिर्फ एक चंचल इशारा था। हाँ 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 हाँ, किसाकी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अब किसी भी सेकंड खुद ही हंसी से मरने वाला हूँ। क्योसुके इतनी जोर से हंसा कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे किसाकी से माफी मांगनी चाहिए। उसने सोचा था कि किसाकी एक शातिर, भयावह लड़का है, लेकिन पता चला कि वह इतना भोला है। किसाकी, तुम जानबूझकर सच्चाई से बच रहे हो, है ना? क्योसुके ने अपनी कोहनी रेलिंग पर टिकाई, उसकी पीठ उसके सहारे थी। क्या सच्चाई? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किसाकी उसी स्थिति में था, लेकिन क्योसुके के शब्द सुनकर वह असहज लग रहा था और उसने अपना सिर घुमा लिया। तचिबाना हिनाता नायक या शीर्ष गुंडे पर फिदा नहीं हुई। उसने उस लड़के को पसंद किया जिसने उसे मिडिल स्कूल के छात्रों से बचाया था। क्योसुके ने क्रूरता से वह सच्चाई उजागर की जिससे किसाकी बच रहा था। यह सच नहीं है। तचिबाना हिनाता ने हानागाकी ताकेमिची को पसंद किया क्योंकि वह नंबर 1 गुंडा बनना चाहता था, वह एक नायक है। किसाकी, खुद से झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारा यह विचार कि नंबर 1 गुंडा बनने से तचिबाना हिनाता का दिल जीत जाएगा, सिर्फ तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो। तुम सच्चाई को भूलने की कोशिश कर रहे हो। बस करो। किसाकी धीरे धीरे रेलिंग से नीचे खिसक गया, जमीन पर बैठ गया, अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा लिया। तुम इस तथ्य को भूलना चाहते हो कि जब तचिबाना हिनाता खतरे में थी, तो तुम उसे बचाने के लिए आगे नहीं आए। इसके बजाय तुम पीछे छिप गए, कुछ भी करने से बहुत डरे हुए थे। तुम कमजोर, शक्तिहीन, तुम को भूलना चाहते हो।
क्योसुके के शब्दों को सुनकर किसाकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सिसकियां तेज होती गईं। चैप्टर 40 किसाकी तेत्ता का सुपरहीरो बनने का सपना। किसाकी तेत्ता की स्थिति वास्तव में इतनी जटिल नहीं थी। उसे सुनने के बाद क्योसुके ने तुरंत पता लगा लिया। सरल शब्दों में कहे तो किसाकी इस विचार से ग्रस्त था कि जिस लड़की को वह पसंद करता था वह किसी और पर एक वीर बचाव के कारण मोहित हो गई थी और वह खुद आगे बढ़ने से बहुत डर गया था। अपनी खुद की कायरता के कारण हार मानने की बात स्वीकार करने में असमर्थ उसने खुद को समझा लिया कि तचिबाना हिनाता के हानागाकी ताकेमिची पर फिदा होने का कारण पूरी तरह से कुछ और था। फिर उसने बिना किसी वास्तविक कारण के बहुत प्रयास करते हुए एक तथाकथित खतरनाक व्यक्ति बनने की कोशिश करके खुद को सुन्न करने की कोशिश की। किसाकी, तुम शीर्ष गुंडा बनना चाहते थे, इसलिए तुम सलाह लेने मेरे पास आए, है ना? किसाकी ने जवाब नहीं दिया। अब जब उसका बहाना छीन लिया गया था, वह नकारात्मक भावनाओं में डूब रहा था, आत्मसंदेह में पड़ रहा था। क्या यह सच में ऐसा ही है ना? तो क्या मैं तचिबाना हिनाता को हमेशा के लिए खोने जा रहा हूं? हाँ, मैं खो दूंगा। वह उस व्यक्ति को पसंद करती है जो उसके खतरे में होने पर उसकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ, न कि मुझे, कायर को। मैं कमजोर हूं। मैं घृणित हूं। जो कुछ भी हुआ हो, तुम अभी भी मेरे अधीनस्थ हो। तो मुझे, तुम्हारे बॉस के रूप में, तुम्हें यह बताने दो कि लड़कियां किसी पर क्यों फिदा होती हैं। यह सुनकर किसाकी को आशा की एक चिंगारी महसूस हुई। उसने क्योसुके की ओर देखा, जो हवा में अपने बाल उड़ाते हुए खड़ा था, आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था, अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहा था। अगर मैं भी इतना कूल हो पाता तो शायद तचिबाना हिनाता किसी और पर फिदा नहीं होती। आशा की जो छोटी लौ उसे महसूस होने लगी थी, वह फिर से बुझने लगी। अरे किसाकी, पागलपन वाले विचार सोचना बंद करो। क्योसुके ने किसाकी की आंखों में पल भर की चमक को देखकर तुरंत टोक दिया। उसे अपने भावनात्मक मार्गदर्शन कौशल पर खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर उस रोशनी को फिर से मंद होते देखा। बॉस, मुझे शर्त है कि तुम लड़कियों को पाने के लिए बस अपने चेहरे पर भरोसा करते हो, है ना? किसाकी ने होजो के मुस्कुराते चेहरे को घूरा, जो कभी किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसा दिखता था, कोई ऐसा जो पूरे जापान में सबसे मजबूत गुंडा बन सकता था। लेकिन अब उसे बस कोई ऐसा दिख रहा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेशक नहीं। मुझे धीरे धीरे समझाओ। क्योसुके बैठ गया, उसका हाथ किसाकी के कंधे पर था। किसाकी, अगर तुम जानते हो कि तचिबाना हिनाता हानागाकी ताकेमिची को इसलिए पसंद करती है क्योंकि वह उसका नायक था, तो तुम उससे क्यों नहीं सीखते? किसाकी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसे अचानक उत्तेजना का एक झटका महसूस हुआ, एक बिजली का झटका सीधे उसके दिमाग में। ठीक है, तचिबाना हिनाता हानागाकी ताकेमिची को पसंद करती है क्योंकि उसने उसे बचाया था। तो मैं भी जाकर उसे बचा सकता हूँ, है ना? अगर एक बार काम नहीं करता है, तो मैं इसे 10 बार करूँगा। आखिरकार वह मेरे पास वापस आ जाएगी। मैंने कभी शीर्ष गुंडा बनने के बारे में क्यों सोचा? बॉस, क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे कुछ लोगों को बुरे लोग होने का दिखावा करने के लिए ढूंढना चाहिए, तचिबाना हिनाता को डराना चाहिए और फिर एक नायक की तरह उसे बचाना चाहिए? किसाकी क्योसुके की ओर मुड़ा, उसकी आंखें अब उत्साह से जल रही थीं। चटाक! क्योसुके ने अपने माथे पर हाथ मारा। किसाकी सचमुच जन्मजात उपद्रवी था, केवल गुंडागर्दी का रास्ता ही उसकी वास्तविक क्षमता को सामने ला सकता था। क्या तुम बेवकूफ हो? अपने दूसरे सबसे अच्छे दिमाग का उपयोग करो और एक सेकंड के लिए सोचो। लेकिन क्या तुम्हारा मतलब यही नहीं था? मैं तुमसे पूछता हूँ, तचिबाना हिनाता अब किसे पसंद करती है? हानागाकी ताकेमिची को। क्या हानागाकी ताकेमिची को अन्य गुंडे धमका नहीं रहे हैं? हाँ,
लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? क्या तुम इतने लंबे समय तक गुंडा रहे हो कि तुम्हारा दिमाग जंग खा गया? हानागाकी ताकेमिची खुद को खतरे में डाल रहा है। यही तुम्हारे लिए नायक बनने का मौका है। हाँ? हानागाकी ताकेमिची वह नहीं है जिसमें मेरी दिलचस्पी है। मैं तचिबाना हिनाता को पसंद करता हूँ। तचिबाना हिनाता का नायक हानागाकी ताकेमिची है। अगर तुम उसके नायक बन जाते हो तो तचिबाना हिनाता के लिए तुम क्या बनोगे? एक नायक का नायक? बिल्कुल। हम एक नायक के नायक को क्या कहते हैं? एक सुपरहीरो। एक सुपरहीरो? किसाकी ने भ्रमित होकर पूछा। हाँ, एक नायक से भी महान कोई, एक सुपरहीरो। अगर तचिबाना हिनाता को पता चलता है कि उसके नायक को उसके सुपरहीरो ने बचाया था, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह तुम्हें एक नई रोशनी में देखना शुरू कर देगी? वह निश्चित रूप से करेगी। और अगर तुम हानागाकी ताकेमिची को अपने अधीन एक अधीनस्थ के रूप में लेते हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तचिबाना हिनाता तुम्हें और भी ज्यादा सराहेगी? किसाकी को उन दिनों की याद आई जब तचिबाना हिनाता अध्ययन सत्रों में उसे देखती थी, कहती थी, किसाकी-कुन, तुम फिर से मॉक परीक्षा में पहले आए, तुम कितने अद्भुत हो। फिर उसने उसके चेहरे की कल्पना की जब उसे पता चला कि उसने हानागाकी ताकेमिची को बचाया। किसाकी-कुन, मुझे नहीं पता था कि तुम गुंडा होते हुए भी इतने शानदार हो। हे 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 हे। किसाकी एक मूर्ख की तरह मुस्कुराया, अपनी खुशहाल कल्पनाओं में खो गया। किसाकी, उठो। अभी दिवास्वप्न देखने का समय नहीं है। उत्तम। योजना काम कर रही है। क्योसुके को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बकवास ने सफलतापूर्वक किसाकी को इस पर विश्वास करने के लिए मना लिया था। उसे अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन क्षमताओं पर काफी गर्व महसूस हुआ। बॉस, चलो चलते हैं। एक सुपरहीरो के रूप में मुझे उन निचले दर्जे के गुंडों से हानागाकी ताकेमिची को बचाना होगा। किसाकी का अवसाद पल भर में दूर हो गया। वह उत्साह से चिल्लाते हुए अपने पैरों पर कूद गया। क्या तुम बेवकूफ हो? अभी दोपहर के भोजन का समय है। क्या तुमने नहीं कहा था कि हानागाकी ताकेमिची और बाकी लोगों को स्कूल के बाद पीटा जाएगा? ओह, हाँ। तो अब हम क्या करते हैं? क्या हमें स्कूल के बाद शामिल होने के लिए कुछ अधीनस्थों को इकट्ठा करना चाहिए? किसाकी ने अपना सिर खुजलाया। उसका चेहरा अब उस पिछली अप्रिय अभिव्यक्ति से मुक्त था, उसकी जगह कुछ और हंसमुख था। क्या तुम जानते हो कि एक नायक क्या बनाता है? जितने ज्यादा लोग तुम्हारे पास होंगे, यह बस एक सेना बन जाएगी। कुछ चाटुकार काम नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है। क्योसुके ने लापरवाही से बहाना बनाया और फिर अपनी विशेष झुकने वाली कुर्सी की ओर बढ़ गया। टीएल नोट, यह लड़का निश्चित रूप से उसे उससे चुरा लेगा। एक भावनात्मक मार्गदर्शक होना थका देने वाला है। अभी समय है, मुझे एक झपकी लेनी चाहिए। अपने बॉस के आत्मविश्वास से भरे आचरण को देखकर किसाकी के पास भावनात्मक प्रश्नों का एक गुच्छा था जो वह पूछना चाहता था। लेकिन क्योसुके को आंखें बंद करते देख वह जानता था कि उस आदमी को सुबह के मिजाज की एक गंभीर समस्या थी, इसलिए उसने चुपचाप बैठने और खुद इस पर विचार करने का फैसला किया। दोपहर उड़ गई और उम्मीद के मुताबिक हानागाकी ताकेमिची और उसके दोस्त क्लब की गतिविधियों के लिए नहीं रुके। इसके बजाय वे जल्दी से स्कूल छोड़ गए। उनके चेहरे उदास थे और उनके कदम जल्दी में थे। बॉस, उनका पीछा करते हैं। वे शिबुया के एक पार्क में घूम रही हैं, किसाकी ने उत्सुकता से सुझाव दिया। इतनी जल्दी क्यों? कौन जानता है कि आज कितनी देर हो जाएगी। चलो पहले खाते हैं। मैं फिर से भूखा घर नहीं जाने वाला। लेकिन क्या तुम्हें मक्की ने जो कहा था वह याद नहीं है? लड़कियों को अधीर लड़के पसंद नहीं होते और नायक हमेशा आखिर में आते हैं।
क्योसुके ने लापरवाही से कहा, फिर अपनी मोटरसाइकिल पर कूद गया। किसाकी, क्या तुम्हें कोई अच्छा रेस्तरां पता है? एक है। एक अधीनस्थ का परिवार पास में एक इतालवी रेस्तरां चलाता है। किसाकी भी अपनी बाइक पर कूद गया। इतालवी? महंगा लगता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं भुगतान करूंगा। मेरे पास मेरी छात्रवृत्ति से अभी भी बहुत कुछ बचा है। इसे अपनी परामर्श शुल्क समझो, बॉस। किसाकी, तुम सच में एक अच्छे आदमी हो। आगे क्या हुआ इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।